चलिएगा अब यहाँ पे हम बात करेंगे जहांगीर के टाइम की ही दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स या दो इम्पोर्टेंट घटनाओं के बारे में, एक अच्छी बात और एक थोड़ी सी बुरी बात। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अच्छी बात से, है ना। क्या अच्छा काम क्या हुआ जहांगीर के समय में ऐसा? देखिए क्या था कि एक लंबा स्ट्रगल चल रहा था अकबर के टाइम से ही, है ना। और अकबर क्या, हम अकबर के भी पहले चले जाएं अगर, तो बाबर के टाइम से ही स्ट्रगल चल रहा था मुगलों का, किसके साथ? मेवाड़ के राणाओं के साथ, है ना। मेवाड़ के राणा लोगों ने, राजपूत रूलर्स की बात करें तो लगभग सभी राजपूत रूलर्स ने एक्सेप्ट कर ली थी सोवर्निटी मुगल्स की, बट द ओनली राजपूत किंग हु डिडंट एक्सेप्ट द सोवर्निटी ऑफ मुगल्स, हु वाज एवरीवन नोन in India, that who was the great warrior who was known as महाराणा प्रताप। क्लियर? और उनके जो रिलेटिव्स रहे उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की थी अभी तक। क्लियर? सोवर्निटी एक्सेप्ट नहीं की थी किसकी? मुगल्स की। अगर हम बात कर लें राणा सांगा की, तो उन्होंने युद्ध लड़ा था किसके साथ? बाबर के साथ इन 1527। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉर बिटवीन मुगल्स एंड राजपूत रूलर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट था ना कि ये पानीपत के पहले युद्ध से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बाबर के लिए, क्योंकि उसे पता था यदि उसे इंडिया में अगर अपने पैर जमाना है तो राणा सांगा को हराना बहुत जरूरी था। एंड इन दिस बैटल राणा सांगा कंप्लीटली वॉन, बट क्या हुआ कि उन्हीं के एक सपोर्टर थे, उन्हीं के साथ में एक युद्ध लड़ रहे थे जिनका नाम था सिलहदी जो रायसीन के राजपूत रूलर ही थे, है ना। ड्यूरिंग अ क्रूशियल कंडीशन ऑफ बैटल ही शिफ्टेड हिज सपोर्ट, उन्होंने अपना सपोर्ट शिफ्ट कर दिया टूवर्ड्स मुगल्स और मुगलों के खेमे में जाकर मिल गए। मैंने ये सब पढ़ाया आप लोग, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आप लोग खाली। तो सिलहदी ने क्या किया था, वहां पे धोखा दे दिया था। एट दैट टाइम उन्हें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ी। इस बीच में काफी चोटें वगैरह लग गई राणा सांगा को। देन उन्हें वहां से बाहर जाना पड़ा, उनके ऑफिशियल्स ने उन्हें वहां से दूर निकाला। क्लियर? देन दे लॉस्ट दैट बैटल, फिर उनकी इस युद्ध में हार हो गई। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें राणा सांगा के बाद, राणा सांगा के पुत्र रहे राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के ऊपर अकबर ने अटैक किया था। क्लियर? और वो मैंने आप लोगों को बताया था अकबर वाले टॉपिक में, है ना। अकबर के जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे उसमें आप लोग देखेंगे तीसरे या चौथे नंबर पे होगा। इन 1567 काफी 1567-68 अभी भी जिक्र किया होगा मैंने, काफी बड़ा जिनोइड किया फिर अकबर ने वहां पे मैसकर किया, काफी लोगों की हत्याएं की, लगभग 30,000 हिंदू लोगों को मारा और उनके सिरों को काटकर जो है दीवारों पर सजा दिया, है ना। काफी धन लूटा गया वहां से मेवाड़ से। दैट टाइम जो राणा उदय सिंह और उनके जो परिवार के लोग थे और साथ में कई सारे लोग उदयपुर चले गए थे। उदयपुर सिटी भी राणा उदय सिंह ने बसाई थी, तो राणा उदय सिंह ने भी एक्सेप्ट नहीं की थी सोवर्निटी। और देन उसके बाद तो हम सभी जानते हैं सबसे महान शासक आए हैं इस सिसोदिया डायनेस्टी में, 13 रूलर ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी, हु वाज नोन एज द ग्रेट वॉरियर एंड द वेरी फेमस रूलर ऑफ इंडिया, हु वाज नोन एज महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने भी अपने जीवन के अंतिम समय तक सोवर्निटी एक्सेप्ट नहीं की थी। और अकबर परेशान हो गया, अकबर के बाद जहांगीर परेशान हो गया, है ना। वो महाराणा प्रताप की डेथ भी हो गई और उनका पुत्र भी अगला शासक बन गया जिसका नाम था महाराणा अमर सिंह। और ऐसा कहा जाता है 17 टाइम जहांगीर को डिफीट किया था राणा अमर सिंह ने, उनकी सेनाओं को पराजित किया था। बट ही ऑल्सो डिडंट एक्सेप्ट सोवर्निटी लाइक हिज फादर महाराणा प्रताप। बट इन 1615 आते आते इन 1615 ये हुआ कि इनकी काफी ज्यादा नुकसान हुआ राणा अमर सिंह का, या जो मेवाड़ के रूलर्स थे या मेवाड़ का जो पूरा स्टेट था, उन्हें एक तो जनहानि भी काफी हुई, काफी ज्यादा उनके ऑफिशियल्स और उनकी आर्मी के लोग या उनकी सेना के लोग मारे गए। एंड ऑल्सो सो मच लॉस ऑफ हिज वेल्थ, काफी धन का भी क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो इन चीजों के कारण फिर इन 1615 रिलक्टेंटली इन्होंने एक्सेप्ट कर ली सोवर्निटी ऑफ मुगल्स इन 1615, है ना। तो काफी लंबा संघर्ष रहा, काफी डेडली संघर्ष रहा, काफी खूनी ब्लडी संघर्ष रहा। बट फाइनली इन 1615 में एक पीस ट्रीटी साइन की गई। अ पीस ट्रीटी was signed between the Mughals and the Sisodias। तो मुगल्स और सिसोदिया राजाओं के बीच में ट्रीटी हुई है। और इस ट्रीटी में आपको मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था ना
जहांगीर तो रूलर बन चुका था, वो तो अपने दरबार में अपने नशे में और अपनी जो हरम की रानियां थी और खासतौर से नूरजहां के प्यार में पूरी तरह से चूर था। एक्चुअल में ये सब कर रहा था कौन? शाहजहां। ये सब किसने किया था? शाहजहां। तो इस पीस ट्रीटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था वो था शहजादे खुर्रम का, शहजादा खुर्रम जिसे हम बोलते हैं शाहजहां के नाम से। क्लियर? तो बस ये एक पॉइंट बता रहा था मैं आप लोगों को कि अंडर जहांगीर द एम्पायर कंटिन्यूड टू बी अ वॉर स्टेट टू कॉन्केस्ट एंड एक्सपांसन। क्लियर? तो उनके समय पर भी सब चलता रहा, कोई खास बात नहीं है। जहांगीर्स मोस्ट इर्कसम फोई was the Rana of Mewar, Amar Singh, who finally surrendered in 1615 to Khurram's force। तो इन फाइनली इन 1615 में उनकी जो आर्मी है उन्होंने सरेंडर कर दिया था किसकी फोर्स के सामने? खुर्रम की फोर्स के सामने। और देन दे साइंड अ पीस ट्रीटी। क्लियर? पीस ट्रीटी की गई। और हालांकि उन्होंने उसमें उन मुद्दों को, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखा कि हम अपने यहां से किसी भी डॉटर का विवाह आपके साथ नहीं करेंगे, हमारी किसी भी डॉटर का विवाह नहीं होगा। एंड ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक जो शासक होंगे, जो राजा होंगे, जो सम्राट होंगे, वो कभी भी मुगल दरबार में प्रस्तुत नहीं होंगे। उनके बिहाफ में कोई ऑफिसर या उनका पुत्र वहां पे चला जाए, क्योंकि ये परंपरा थी कि आपको मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। जैसे शिवाजी उपस्थित हुए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज भी औरंगजेब के दरबार में गए थे, हालांकि उन्हें पता नहीं था कि वहां पे उनका अपमान किया जाएगा। क्लियर? फिर वो उन्हें वहां पे कैद भी कर लिया गया था और फिर वो किसी तरह बीमारी का बहाना करके फलों की कोठरी में या मिठाई की कोठरी में बैठकर किसी तरह वापस वहां से निकले थे, है ना। तो इस तरह से इवेंट्स हैं। इन 1615 में एक पॉइंट बता दिए, ये अच्छी बात हो गई कि राणाओं के ऊपर या मेवाड़ के साथ जो डेडली संघर्ष था, जो डेडली रिवोल्ट था, जो वॉर था, वो फाइनली खत्म हुआ जहांगीर के टाइम पर। क्लियर? चलिए, बाद में फिर इनके अच्छे खासे फ्रेंडली रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहां पे क्या हुआ इन 1622। अब जो नुकसान हुआ ना, अब उसकी बात कर रहा हूं। जो नुकसान हुआ है हम उसकी बात करते हैं। देखिए नुकसान क्या था ना कि अकबर के टाइम पे पढ़ा था हमने इन 1595 1595 कांधार जो है वो मुगल एम्पायर का हिस्सा बन चुका था। कांधार कहाँ आता है? कांधार आता है अफगानिस्तान का, एक फेमस स्टेट था उस टाइम पर। तो कांधार ने, चूंकि कांधार आप लोग पता होगा कि व्हेन हुमायूं वाज इन द स्टेट ऑफ स्ट्रगल देन ही टुक शेल्टर फ्रॉम द पर्सियन इंपीरियर शाह तहमास्प, एंड शाह तहमास्प ने उनके सामने दो कंडीशंस रखी थी। क्लियर? उनसे ये कहा था कि व्हेन यू वॉन अ बैटल विथ योर ब्रदर देन यू कंट्रोल्ड ओवर कांधार बट यू हैव टू गिव कांधार टू अस। आपको कांधार हमें देना होगा, ये कंडीशन पहली थी। एंड सेकेंड वन वॉज दैट यू हैव टू एक्सेप्ट सिया रिलीजन, आपको सिया धर्म अपनाना होगा। ये दो कंडीशन थी। तो कांधार जो था ना तब से ही किसके कंट्रोल में आ गया था? पर्सियंस के कंट्रोल में, है ना। उन्होंने जब उसे जीत लिया अपने भाई अस्करी से, देन कामरान के शासक ने अपने छोटे से पुत्र को भेज दिया था एम्बेसडर बनाकर, वायसराय बनाकर। फाइनली लेकिन उसकी डेथ हो गई थी, हुमायूं ने वापस कैप्चर कर लिया था। बट फाइनली फिर से पर्सियंस का कंट्रोल हो चुका था कांधार पर। अभी क्या हुआ कि जब अकबर का टाइम आया तो कांधार के रूलर्स ने, जो कांधार का रूलर था, जो वायसराय था, उन्होंने कहा अकबर से ये विनती की कि देखिए पर्सियंस हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, है ना। तो फाइनली हम ये चाहते हैं कि आप ही यहाँ पे आके अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लें, कंट्रोल कर लें, किसी को भेज दें यहाँ पे। तो इजीली बिना कोई युद्ध के बिना किसी युद्ध के कांधार पे कंट्रोल हो चुका था मुगल्स का, है ना। 1595 में बताया था मैंने आप लोगों को अकबर वाले टॉपिक में। बट इन 1622 में कांधार इंडिया के हाथ से या मुगलों के हाथ से चला गया था। क्लियर हो गई बात इतनी? द लॉस ऑफ कांधार। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू ऑल आर करेक्ट, you all are understand that what I am want to discuss with you that the loss of Kandahar in 1622 1622 में कांधार निकल चुका था हाथ से। किसके हाथ से निकल चुका था? मुगलों के हाथ से निकल चुका था। क्लियर हो गई बात इतनी? अच्छा, आखिर रीजन क्या था, कारण क्या था?
देखिए कांधार में कुछ रिवोल्ट थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये बात पता चल चुकी थी मुगलों को पता था। उस समय मुगलों का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लीड कौन कर रहा था? जहांगीर की वाइफ, जिसका नाम क्या था और सभी को पता है, नूरजहां। काफी सुंदर और काफी चालाक फीमेल थी ये, क्लियर, नूरजहां। बट नूरजहां को युद्ध लड़ने तो जाएगी नहीं ना, नूरजहां खुद आर्मी को लीड करते हुए तो जाएगी नहीं, तो उसने ऑर्डर दिया, नूरजहां ऑर्डर टू शाहजहां, यानी खुर्रम है ना, अभी नाम क्या है, खुर्रम। खुर्रम को ऑर्डर दिया कि जाइए अपनी आर्मी को लेकर और वहां पे जो प्रॉब्लम है उसे क्या करिए, कंट्रोल में कीजिए। ये आदेश दे दिया किसे? शाहजहां को। किसने? नूरजहां। नूरजहां ऑर्डर खुर्रम कि जाओ जाके कंट्रोल करो, ये तुम्हारा काम है आर्मी का, तुमने साउथ इंडिया में भी युद्ध लड़के कॉन्कर कर ली है चीजों को, यहाँ पे भी अभी अभी बताया अपने 1615 में जो मेवाड़ है उसे भी जीता है, आखिर तुम ही तो हो यहाँ पे सारा काम करने वाले। देन खुर्रम काफी नाराज था उस टाइम पर। क्यों नाराज था वो बता देता हूँ कारण। आप लोगों को मैंने बोला नूरजहां की एक लड़की भी थी अपने पहले वाले हस्बैंड से, जिसका नाम था लाडली बेगम, और नूरजहां की उस लाडली बेगम का विवाह हुआ था शहरयार से। किसके साथ हुआ था? शहरयार। शहरयार वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ हुमायूं। हुमायूं का सबसे छोटा पुत्र था शहरयार, एंड ही वॉज द ब्रदर ऑफ खुर्रम। क्लियर। अच्छा, यहां पे चाल ये थी नूरजहां की कि इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शहरयार से करवा दिया, एंड सी वांट्स that the successor of Humayun, successor of Jahangir was to be शहरयार। वो चाहती थी शहरयार को अगला सक्सेसर बनाया जाए, और इसे काफी बढ़िया प्रमोशन भी दिए जाते थे और इसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट भी किया जाता था, अच्छा खासा ट्रीटमेंट था। और खुर्रम के साथ जो है व्यवहार सही नहीं थे, है ना। मतलब खुर्रम समझ गया था कि मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है, मुझे अच्छी पोस्ट नहीं दी जा रही है, और वहीं इनके साथ इतना बढ़िया सब कुछ हो रहा है। तो उसे समझ में आ चुका था किसे? खुर्रम को, और इसीलिए वो नाराज था किससे? नूरजहां से। ओके, सो व्हेन नूरजहां ऑर्डरिंग खुर्रम, खुर्रम डिनाइंग टू गो या खुर्रम डिनाइंग टू मार्च इन कांधार, तो वो नहीं गया, अपनी आर्मी लेकर गए ही नहीं। अच्छा, एक डर इसको ये था खुर्रम को कि इसे ये डर था कि जब मैं वहां लड़ने के लिए जाऊंगा तो उसी टाइम पर शहरयार की जो पोस्ट है उसमें प्रमोट कर दिया जाएगा, उसे बड़ी पोस्ट दे दी जाएगी, एंड हो सकता है मुझे बैटल फील्ड में ही क्या करवा दिया जाए, मेरा मर्डर करवा दिया जाए, मेरी हत्या करवा दी जाए। क्लियर। तो इस बात का काफी डर था किसे? खुर्रम को। इसलिए खुर्रम डिनाइंग टू गो, क्लियर, हो गए ही नहीं। और जब वो गए ही नहीं, देन कांधार पे अटैक कर दिया किसने? वही पर्सियंस के रूलर्स ने, एंड देन कांधार बिकेम द कंट्रोल ऑफ पर्सियंस। क्लियर। एंड इंडिया एंड मुगल्स लॉस कांधार। तो क्लियर हो गई होगी कहानी, हल्की सी बात समझ में आई होगी, समझ गए ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? देन आप लोग पढ़ ही चुके हैं, देन खुर्रम रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर इन 1622। 1622 में ही रिवोल्ट कर दिया था फिर उसने अपने पिता के खिलाफ, अपनी जो सौतेली माँ है नूरजहां उसके खिलाफ में। एंड देन आप लोग पता है कि दिस रिवोल्ट वॉज कंट्रोल्ड बाई, इस रिवोल्ट को ही कंट्रोल किया था, इसका पतन कर दिया था रिवोल्ट का किसने? महावत खान, जो एक बड़ा ऑफिसर हुआ करता था उस समय का, और दूसरा था परवेज जो कि पुत्र था किसका? जहांगीर का। उन लोगों ने मिलकर रिवोल्ट को दबा दिया था। ये बात आप लोग क्लियर है। अच्छा, उसी टाइम पर ना इसने एक काम और भी कर दिया था शाहजहां ने या खुर्रम ने, अपने जो भाई थे, अपने जो सबसे बड़े भाई बचे थे जिसका नाम था खुसरो को भी जेल में क्या करवा दिया था? मर्डर करवा दिया था, ताकि कोई बीच में आए नहीं, पूरी तरह से वो अकेला जो है राजा बन जाए, है ना। तो ये जो था ना, ये सब कुछ हुआ था 1622 में। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, इतने कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं अब इनके समय की और क्या क्या इवेंट्स हैं और क्या क्या घटनाएं उनके बारे में। इन 1626 वाला रिवोल्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। 1626 में रिवोल्ट किसने कर दिया था? महावत खान ने, है ना। अभी बताया, ये जब 1622 में जब रिवोल्ट किया खुर्रम ने, उस रिवोल्ट को कंट्रोल किसने किया था? महावत खान, और साथ ही परवेज ने। अभी क्या इनसिक्योरिटी फील हुई किसे? क्योंकि जब महावत खान ने रिवोल्ट कंट्रोल किया तो महावत खान की वाहवाही बढ़ने लगी, महावत खान का काफी नाम होने लगा, काफी उनको रेस्पेक्ट दी जाने लगी। और जब ये रिस्पेक्ट दी जाने लगी, जब नाम बढ़ने लग गया, जब उनका फेम बढ़ने लग गया, तो फिर किसी का तो खून जो है वो उबलने लगेगा ना। और वो किसका? वो था नूरजहां का।
नूरजहां समझ गई कि अब ये व्यक्ति ज्यादा ऊपर चढ़ रहा है, इसके ऊपर ज्यादा इसको जो है पावर मिल रही है, फेम मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये अपने लिए खतरा पैदा कर दे। देन उन्होंने क्या किया, उन्होंने महावत खान को भेज दिया कहां पर, बंगाल में, दूर कर दिया पॉलिटिक्स। ऐसे ही होता है ना, अपनी पॉलिटिक्स को बचाए रखने के लिए बड़े बड़े लोगों को दूर का एम्बेसडर आज भी बना दिया जाता है, गवर्नर बना के दूर भेज देते हैं। एज इट इज उन्होंने किया, उसे भेज दिया कहां, बंगाल। बंगाल भेज दिया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बंगाल भेज दिया, वो अपना काम कर रहा है ईमानदारी से, बट वहां पर भी नूरजहां उसे कॉन्टिन्यूअसली क्या करती रही, उसका अपमान करती रही, कॉन्टिन्यूअसली उसके साथ मिसबिहेव करती रही, उसके ऊपर आरोप लगाती रही कि ये जो है वेल्थ का या पैसे का कुछ ना कुछ लूटपाट कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। एंड फाइनली क्या हुआ, महावत खान काफी नाराज हो गया, उसे वो अपमान सहन नहीं हो पाया। हेंस इन 1626 वो अपने कुछ 4 to 5,000 राजपूत आर्मी को लेकर आया, है ना, कुछ 4 to 5,000 राजपूत रूलर्स को लेकर आया। एंड ही इम्प्रेशनड कौन, एंड ही इम्प्रेशनड जहांगीर एंड ऑल्सो नूरजहां। बट नूरजहां बड़ी चालाक थी, बड़ा उसका दिमाग काफी तेज रहता था। उसने क्या किया ना, उन सोल्जर्स को ही अपनी ओर मिला लिया, जिन सोल्जर्स को लेकर आए थे महावत खान, उन सोल्जर्स को ही अपनी ओर कर लिया नूरजहां ने। अब आप लोग समझ सकते हैं कितनी शार्प, कितनी इंटेलिजेंट लेडी रही होगी नूरजहां। खैर, देन दिस रिवोल्ट वाज आल्सो एंड देन महावत खान went to साउथ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ खुर्रम। तो फिर महावत खान दक्षिण भारत चले गए, किसके संरक्षण में रहे, फिर वो खुर्रम के संरक्षण में। काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये चीजें, है ना, थोड़ी सी आगे पीछे हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेंगी, बट बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑन दैट टॉपिक्स। क्लियर, काफी क्वेश्चंस हैं जो जहांगीर के ऊपर से आते हैं, है ना। किसने रिवोल्ट किया था तो बता दे रहा हूं। पहले नाम आ जाता है आपके खुर्रम का, अच्छा सबसे ही पहले आ जाता है खुसरो का, एंड देन 1622 नाम आ जाता है खुर्रम का, एंड देन 1626 में नाम आ जाता है महावत खान का विद्रोह। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं कुछ और मुद्दों की जो इनके टाइम पीरियड पर हुए हैं, क्योंकि 1626 तक आ गए हैं। तो अब आप लोगों को पता है 1627 में ही डेथ हो गई थी, 28 अक्टूबर को, है ना, 27 अक्टूबर को डेथ हुई थी किसकी, अकबर की। एंड देन नेक्स्ट डे, हालांकि ईयर में काफी डिफरेंस होगा, 1605 और 1627, तो लगभग 22 ईयर का रूलिंग रहा है। 28 अक्टूबर 1627 में 7 में डेथ हो गई थी किसकी, जहांगीर की। क्लियर, अब वो डिस्कस करेंगे बाद में। अभी और इनके टाइम की कुछ और भी चीजें हैं जो आपसे पूछ ली जाएंगी एग्जाम में। देखिए, सबसे एक खास बात, हालांकि ये भी एक नेगेटिव, अब आप लोग पता है ना कि ये काफी बाइन है ना, बाइन है ना, नाम याद नहीं आ रहा था, बाइन जो होती है ना लिकर, बाइन और साथ ही ओपियम, इट मींस अफीम को डेली इन चीज का ये क्या करता था, सेवन करता था। ये बात पता है ना सभी को, आप लोगों को बता दे रहा हूं मैं। ही वॉज एडिक्टेड ऑफ डेली यूज ऑफ बाइन एंड ओपियम। तो ओपियम यानी कि अफीम का और बाइन को डेली पीने का काम करता था कौन, जहांगीर। तो काफी मदहोशी में तो रहता ही होगा, नशा तो काफी करता ही था। अभी ध्यान रखिएगा, हर एक मुगल्स के बारे में पूछ लेंगे, जैसे भंगेड़ी कौन था, और काफी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में भरोसा कौन रखता था, हर दिन अलग अलग वस्त्र कौन धारण करता था। और आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, हर दिन अलग अलग वस्त्र धारण करने का शौक किसे था, क्योंकि वो विश्वास करता था एस्ट्रोलॉजी पर, तारों वगैरह पर, स्टार्स वगैरह पर, और वो था कौन, हुमायूं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेंगे, है ना। यहाँ से क्या पूछ सकते हैं कि डेली बाइन वगैरह का सेवन कौन करता था, डेली ओपियम को कौन यूज करता था, आंसर विल बी जहांगीर। अब देखिए, अगर ऐसा नेचर है होगा तो वो क्या करवाएगा, इसी के समय पर तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। क्लियर, द टोबैको एग्रीकल्चर, टोबैको प्लांटेशन वाज स्टार्ट ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के ही समय पर टोबैको का प्लांटेशन क्या हुआ था, स्टार्ट हो गया था, टोबैको की खेती स्टार्ट हो गई थी। क्लियर, तो किसके समय पर, जहांगीर के समय पर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोबैको का प्लांट पहली बार यूज किया गया, लगाया गया था जहांगीर के समय। हालांकि नेगेटिव है, पर वो उनके कैरेक्टर से, उनके नेचर से मैच करती है। हो सकता है आप लोगों को याद रहे और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तंबाकू की खेती भारत में किसने स्टार्ट की थी, तो आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट वाज स्टार्टेड बाय पोर्तुगीज ने लेकर आए थे ये तंबाकू, आलू वगैरह वगैरह।
पर ये हुआ किसके समय था, क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो आंसर क्या लगाना है, जहांगीर। चलिए अब इनके समय के कुछ निर्माण कार्य की बात कर लेते हैं, आर्किटेक्चर्स की, है ना। तो अभी देख लेते हैं निर्माण कार्य, इट मींस आर्किटेक्चर्स या बिल्डिंग्स वगैरह जो बने हैं। आर्किटेक्चर देखिएगा, सबसे पहले ही बिल्टेड द टॉम्ब ऑफ अकबर, इन्होंने अपने पिता अकबर की मकबरे का क्या किया था, निर्माण करवाया था, समझ गए ना। ही बिल्टेड टॉम्ब ऑफ अकबर, तो पहला ही नाम आ जाता है टॉम्ब ऑफ अकबर। और एवरीवन नोज दैट वेयर वाज द टॉम्ब ऑफ अकबर वाज सिचुएटेड, एंड यू ऑल नो दैट द टॉम्ब ऑफ अकबर इज सिचुएटेड इन सिकंदरा नियर आगरा। तो आगरा के ही सिकंदरा में अकबर का जो टॉम्ब है, जो समाधि है, वो बनवाई गई थी, एंड दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर। किसने बनवाई थी, जहांगीर ने। क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, बता चुका हूं अकबर की समाधि में जो है मीनार तो है बट गुंबद नहीं है। क्लियर, डोम्बलेस है, डोम्बलेस यानी गुंबद नहीं है। उस समय ज्यादा डोम्ब का यूज नहीं किया जाता था आर्किटेक्चर में, वास्तुकला में डोम्ब वगैरह यूज नहीं होते थे। क्लियर, तो जैसे हम बात करें हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे में डोम है ना, लेकिन ज्यादातर सैंड स्टोन्स के ही बनाए जाते थे, लाल पत्थर के ही स्मारकें बनाई जाती थी। क्लियर, ज्यादातर अकबर के टाइम पर पूरा सब सैंड स्टोन में ही होता था। अब धीरे धीरे जो है ना मार्बल्स या संगमरमर का यूज स्टार्ट होगा, बट हिज टॉम्ब इज डोमलेस टॉम्ब। यहाँ पे डोम नहीं थी, यहाँ पे गुंबद नहीं था, बट मीनारें वगैरह थी, है ना। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे बात की जाए तो यहीं पर इसी के निकट ही, इसी के पास ही, सिकंदरा में ही अकबर की जो सबसे फेवरेबल क्वीन थी, सबसे प्रसिद्ध जो रानी थी, जो इतिहास में काफी फेमस है, उनकी भी टॉम्ब इन्होंने यहीं पर बनवा दी थी। एंड शी वॉज वेरी फेमस लेडी, इज नोन एज मरियम उज जमानी। सो टॉम्ब ऑफ मरियम। What was the original name of him? इनका ओरिजिनल नाम क्या था? ओके, मरियम का वास्तविक नाम क्या था? So the name of him is, इनका नाम था हरकाबाई। क्या नाम था? हरकाबाई। एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ किंग भारमल, द कछवाहा रूलर ऑफ आमेर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट काफी डिस्कस कर चुके हैं पहले, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा कहां पर है, सिकंदरा आगरा में ही। क्लियर, उसी के निकट में, उसी के पास में। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं टॉम्ब ऑफ एतमा उद्दौला। इट वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, टॉम्ब ऑफ एतमा उद्दौला। इट इज द मोस्ट IMP पॉइंट, स्टार लगा दिया है मैंने, टॉम्ब ऑफ एतमा उद्दौला। देखिए एतमा उद्दौला मींस ही वाज द फादर ऑफ नूरजहां। नूरजहां के पिता थे एतमा उद्दौला। एंड अगर बात की जाए ना एतमा उद्दौला की, तो हिज ओरिजिनल नेम इज मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग। क्लियर, इनकी डेथ हुई थी इन 1622, 1622 में इनकी डेथ हो गई। क्लियर, और सबसे खास बात यह है कि कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, हमेशा से एक बड़ी पोस्ट पर थे। मुगल पीरियड में लंबे समय तक इन्होंने जॉब की थी, काफी बड़े अधिकारी थे। एंड आफ्टर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर विथ जहांगीर, हिज पोस्ट वॉज इंक्रीज्ड, है ना। जब इनकी पुत्री का विवाह हो गया था जहांगीर के साथ, तब इनकी जो पोस्ट थी उसमें काफी इंक्रीमेंट हो गया, काफी बड़ी पद इनको मिल गया। एंड हिज पोस्ट इज बिकेम एज वजीर, ये प्रधानमंत्री बन चुके थे जहांगीर के दरबार में। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ही वॉज द वजीर ऑफ मुगल कोर्ट, ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के क्या थे, ये वजीर बन चुके थे एतमा उद्दौला। इट मींस मिर्जा ग्यास बेग। अभी इतने इंपॉर्टेंट पर्सन थे, दैट्स व्हाई ही टुक द टाइटल एतमा उद्दौला।
ये एतमाउद्दौला एक टाइटल होती है, उपाधि होती है जो इन्हें दी गई थी क्योंकि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। देन ही टुक द टाइटल एतमाउद्दौला। एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ एतमाउद्दौला? पिलर ऑफ द स्टेट। एतमाउद्दौला शब्द का मतलब ही क्या होता है? पिलर ऑफ द स्टेट। इट मीन्स कि एक राज्य के पिलर, एक राज्य जो है वो इन्हीं के ऊपर खड़ा था, है ना, या इन्हीं से चलता था। इट मीन्स पिलर ऑफ द स्टेट टाइटल दिया गया था एतमाउद्दौला को। क्लियर? और इनकी डेथ हुई थी 1622 में। एंड आफ्टर हिज डेथ हिज डॉटर कमीशनड द टॉम्ब ऑफ एतमाउद्दौला। इनकी पुत्री के ऑर्डर पर, इनकी पुत्री के आदेश पर ही 1622 से 28 तक इनका जो मकबरा है वो बनता रहा। काफी लंबा टाइम लगा क्योंकि वो काफी फेमस भी है। तो टॉम्ब ऑफ एतमाउद्दौला की बात की जाए कहां पर है? ये आगरा में ही है। और सबसे खास बात यह है इस टॉम्ब की, इस मकबरे की अगर बात की जाए तो, है ना, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि इस टॉम्ब में ना काफी ज्यादा मार्बल्स का यूज, पूरा कंप्लीटली मार्बल से बना है। डोम्बले से ही, इसमें कोई शक नहीं है। गुंबद का यूज नहीं किया गया है, डोम्बले से। बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू वेरी प्रीसियस स्टोन्स वर यूज, है ना। प्रीसियस स्टोन्स लाइक कंप्लीटली मार्बल का बना है। और काफी और भी मार्बल के अलावा और भी जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं ना, वो इनके मकबरे में जड़े गए हैं, लगाए गए थे। क्लियर? और काफी ब्यूटीफुल, काफी सुंदर है। और ये एक प्रकार से काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। क्लियर? क्या नाम है? टॉम्ब ऑफ एतमाउद्दौला कहां पर है? आगरा में। तो क्या हुआ कि इनका जब ये, मैं हल्का सा डिजाइन बनाने की कोशिश करता हूं कि जैसे इस तरह से ये टॉम्ब बनाया गया, है ना। मीनारे तो है चारों तरफ, मीनारे हैं, मीनारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या चीज नहीं है? गुंबद नहीं है ना। तो गुंबद की जगह कुछ इस तरह से वो बना हुआ है। आप लोग देखिएगा, इमेज मिल जाएगी आप लोगों को। तो बेसिकली जैसे ये पूरा परिसर है, तो ऐसे ऊंचे ऊंचे गुंबद यहाँ पे बने हुए हैं, है ना। और वो सॉरी मीनार बने हुए हैं। गुंबद तो ऊपर आता है, तो ये गुंबद ऐसा नहीं है, ऐसा गोल गुंबद ऐसा होता है ना। तो ऐसा जैसे आपने देखा होगा ताजमहल में, हुमायूं के मकबरे में, ऐसा एज इट इज कुछ भी नहीं है। क्लियर? यहां पे इस तरह से ये बना है। और यहां पे काफी ज्यादा इस तरह से प्रीसियस स्टोन्स यानी कि कीमती पत्थरों को जड़ा गया है। इनकी समाधि में काफी ज्यादा अच्छे अच्छे पत्थर वगैरह जो हैं, प्रीसियस स्टोन्स वगैरह लगाए गए थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण था, काफी सुंदर था। और इसे कहा जाता है बेबी ताजमहल। क्या कहा जाता है? बेबी ताजमहल, क्योंकि पूरी तरह बना हुआ है उसी से, संगमरमर से, और काफी सुंदर भी है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेबी ताजमहल, बच्चा ताजमहल। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा बेबी ताज किसे कहा जाता है? आंसर होगा द टॉम्ब ऑफ एतमाउद्दौला। क्लियर? और दूसरी बात, एक पॉइंट और, साथ ही से कहा जाता है ज्वेल बॉक्स। क्या कहा जाता है? ज्वेल बॉक्स। ज्वेल बॉक्स का मतलब होता है कि ज्वेलरी मीन्स आभूषण वगैरह, तो आभूषणों का बॉक्स कहा जाता है ज्वेल बॉक्स। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज ज्वेल बॉक्स। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ज्वेल बॉक्स। और ये बात मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने क्या है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा है, मेरे ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके मकबरे को ज्वेल बॉक्स कहा जाता है। समझ गए ना? दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टॉम्ब ऑफ एतमाउद्दौला। और अब तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू दिस बिल्डिंग, दिस मोन्यूमेंट, दैट इज in this monument a new style of architecture was used. Clear? तो अभी तक उस आर्किटेक्चर का यूज मुगलों की जो बिल्डिंग्स है, जो मॉन्यूमेंट्स है, उसमें नहीं हुआ था। बट ड्यूरिंग दिस टाइम a new architecture art was used for the construction of that tomb, and that architecture is known as, उस कला का, उस वास्तुकला का नाम है पित्र द्योरा, PITRA, पित्रा द्योरा, DURA, पित्र द्योरा, जो भी हो, पित्रा द्योरा। इट वॉज आर्किटेक्चर आर्ट, है ना। ये एक आर्ट था, एक कला थी, वास्तुकला थी, जिसके आधार पर या जिस पर बेस्ड है ये बिल्डिंग। क्लियर? पित्रोदया कला।
इसका पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है इंडिया में, हालांकि बाद में और भी कई चीजें बनी होंगी। समझ गए हैं कि आप लोग इतनी बातों को? तो इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में ये सारी बिल्डिंग्स बनी थी। इस कला में क्या होता था, इस कला में क्या था कि रंगीन पत्थरों और रत्नों को यूज किया जाता था। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, रंगीन पत्थरों को और रत्नों को, रत्न मीन्स ज्वेलरी को जड़ा जाता था बिल्डिंग्स में, ताकि वो और ज्यादा उसकी खूबसूरती बढ़ जाए। चलिए, तो काफी डिस्कस किया, अब आगे चलते हैं। ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, ये तीसरा नंबर था। हमने मिर्जा गियास बेग के उसके बारे में पढ़ लिया, टॉम्ब के बारे में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट जो बिल्डिंग है वो थी अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा, मकबरा ऑफ अब्दुल रहीम खाने खाना। क्लियर? ये इन्होंने दिल्ली में बनवाया था, अब्दुल रहीम खाने खाना, क्योंकि उन्हीं के टीचर थे ना, गुरु थे। इनकी जो अर्ली एजुकेशन जो थी, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो जो थी वो इन्होंने ही दी थी, है ना। काफी एजुकेटेड पर्सन माना जाता है जहांगीर को, हालांकि अकबर जो थे वो अनपढ़ थे। तो क्या है, टॉम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खान ए खाना। और बाकी पॉइंट्स तो पता ही है, कहाँ है, दिल्ली में है। और बाकी पॉइंट क्या है कि ही वॉज द सन ऑफ बैरम खान, बैरम खान के पुत्र थे। एंड ही रोट एंड ही ट्रांसलेटेड द बायोग्राफी ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबर की ऑटोबायोग्राफी को इन्होंने ट्रांसलेट किया था इन पर्सियन लैंग्वेज, क्योंकि ओरिजिनली इट वॉज रिटन इन तुर्की। तो तुर्की भाषा से इन्होंने किस में ट्रांसलेट करवा दिया था, पर्सियन में या फारसी भाषा में। क्लियर? तो इनकी भी दिल्ली में बनवाई गई थी मकबरा। नेक्स्ट, अब हम अगर बात करें हुमायूं का खुद का मकबरा, 28 अक्टूबर 1627 में जब उसकी डेथ हुई, देन उनकी जो समाधि थी ना, है ना। अब देखिए, अकबर की समाधि तो जहांगीर ने बनवा दी, है ना। अब इनकी समाधि कौन बनवाएगा? लेकिन उसके पहले ध्यान रखिए, अकबर की समाधि की जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था, जो उसकी जो डिजाइन थी, वो अकबर ने ही पहले से ही बता गया था, बनवाने का काम इनने किया था खाली। और एक चीज और, अकबर की समाधि भी है, पिलर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर अकबर नहीं है, ये बात आप लोग पता है। अकबर की बॉडी के जो फॉसिल्स थे, जो अवशेष थे, वो 1680 में जब जाटों ने अटैक कर दिया था अकबर की समाधि पर सिकंदरा में, और फिर उसे क्या करवा दिया था, जला दिया था, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, किस मुगल बादशाह को पहले दफनाया गया और फिर बाद में उसके बॉडी के पार्ट्स को या बॉडी के अवशेषों को बर्न कर दिया गया, जला दिया गया। क्लियर? ठीक है। 5th नंबर पे हम अगर बात करें जहांगीर के टॉम्ब की, तो टॉम्ब ऑफ जहांगीर, जहांगीर की जो समाधि है, देखिए ये क्या था ना कि ये काफी बीमार रहने लगा था आखिरी टाइम पर, अपने जीवन के लगभग 1 ईयर पहले ही, या एक लंबे समय से वो इल था, बीमार था काफी। और अभी बीमार तो हो गई ना, काफी नशा वगैरह तो करते ही था, है ना। डेली अगर वाइन पिएगा, डेली अगर अफीम लेगा, तो फिर बीमार तो पड़ना ही था, है ना। तो ये तो होना ही था, तो बीमार तो था ही वो। अभी ये सोच रहा था कि अगर मैं ट्रेवलिंग करता हूं, अगर मैं घूमने जाता हूं काबुल, कांधार, कश्मीर वाले रीजन में, तो हो सकता है कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। तो ये अपनी हेल्थ को सही करने के उद्देश्य से काबुल की ट्रेवलिंग पे गया था, काबुल जाना चाह रहा था, है ना। काबुल जा रहा था, कश्मीर वगैरह वहां पे घूम रहा था, वहां पे गया वो 1627 के टाइम पर ही। देन वहां पे कोल्ड इतना था, ठंड इतनी थी कि उसने वहां पर जाने का जो प्लान था ना, वो बीच रास्ते में बंद करवा दिया। कश्मीर तक पहुंचा और देन कश्मीर में पता ही है ठंड कितनी है, देन ही जो है टर्न बैक, उसने अपना डिसीजन बंद कर दिया कि नहीं भैया, अपने को नहीं जाना काबुल, यहीं बहुत ठंड है। फिर वो काबुल कश्मीर से लौट रहा था कहाँ पे, लाहौर। कश्मीर से कहाँ लौट रहा था, लाहौर, है ना। तो कश्मीर से लाहौर की तरफ आ रहा था, तो वहीं रास्ते में ही उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, है ना। कोई बामनेर या बानेर ऐसा करके कोई सिटी आती है, आजाद कश्मीर पीओके वाला जो पार्ट है, वहीं पर रास्ते में इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। क्लियर? अभी डेथ हो गई रास्ते में ही, देन इसकी जो बॉडी थी उसे वहीं पर क्या किया गया, प्रिजर्व कर दिया गया, वहीं पर रख दिया गया कुछ दिनों के लिए। और उसकी बॉडी में से जो इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं, आंतें वगैरह हैं, उन्हें निकाल दिया गया, ताकि वो बॉडी जो है ठीक रहे, प्रिजर्व रहे। कहाँ पे अगर हम बात करें जगह की, तो कश्मीर में ही किसी स्थान पर लौटते समय
बागसहार नामक जगह के पर एक किला था, फोर्ट था, वहां रखा गया था। देन जैसे हुमायूं के साथ हुआ था, हुमायूं को कहाँ रखे था, पुराने किले के अंदर रखा था ना, और फिर उसे लेकर भागे थे कहाँ, उसे लेकर भागे थे कालानौर पंजाब में आर्मी ने, सेना ने, है ना। तारदी बेग खान को अपॉइंट किया था वहां पे अकबर ने अपना रीजेंट के तौर पर, बट जब हेमू ने अटैक किया तो तारदी बेग खान उल्टे पैर भाग गया कालानौर हुमायूं की बॉडी को लेकर, है ना। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो सेफ है, कश्मीर में इनकी बॉडी रखी थी, देन फिर इनकी बॉडी को वहां से लेकर जाया गया लाहौर, लाहौर पहुंचे और लाहौर में इनकी समाधि बनाई गई, लाहौर में सहादरा नामक स्थान पर, एट द बैंक ऑफ रावी रिवर, रावी नदी के तट पर सहादरा में, सहादरा जो आता है लाहौर में, एट द बैंक ऑफ रावी रिवर, इट मींस पाकिस्तान में है इनकी समाधि, और काफी बढ़िया टूरिस्ट प्लेस के रूप में जानी जाती है ना, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट के रूप में जाना जाता है इनका म्यूजियम, इनकी समाधि को। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि क्या क्या निर्माण कार्य हुए थे, क्या क्या आर्किटेक्चर जो है किए गए थे, बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए थे ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ जहांगीर। चलिए आगे चलते हैं। चलिएगा, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू जहांगीर रूल। तो जहांगीर के शासनकाल से रिलेटेड कुछ 2-3 और बातें बच गई हैं, बस उनको और देख लें और फिर हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट रूलर ऑफ मुगल पीरियड, एंड एवरीवन नोस हु वाज द नेक्स्ट रूलर आफ्टर जहांगीर। तो यू ऑल नो दैट हु वाज शाहजहां। क्लियर। देखिए, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया है जहांगीर की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में। सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो ये है कि ही वॉज जस्टिस लविंग। क्या है वो? जस्टिस लविंग, यानी न्याय को प्रिय करता है, न्याय प्रिय शासक है, सभी व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, इस बात में उसको कोई शक नहीं है, यानी वो सभी को न्याय देना चाहता है। क्लियर, सिंपल सी बात। तो देखिए यहाँ पे ही वॉज जस्टिस लविंग, है ना, ये काफ़ी जस्टिस लविंग है। अब इसने क्या किया इसके लिए कि सभी लोगों को न्याय मिल सके, तो काफ़ी बढ़िया इसने एक तरकीब ढूंढी। अ ह्यूज बेल विथ अ चेन ऑफ 30 yards was placed at the gate of Royal Palace in Agra, and anybody who sought justice from imperior had to strike the bell। सिंपल सी बात है। इन्होंने क्या किया, अपने महल में एक बड़ी सी बेल लगवाई, बेल मतलब जानते हो ना, घंटी लगवाई, एक बड़ा सा बेल, और उसके साथ में एक चेन बनवा दी। चेन जो थी वो 30 yards लंबी चेन थी, वो चेन लगवा दी, और चेन जो जाती थी वो अपने महल के गेट तक जाती थी, है ना, महल के गेट तक एक लंबी चेन लगवा दी थी, सोने की चेन थी वो। क्लियर। और अभी थोड़ा बहुत सोना होगा उसमें। तो वो जो चेन थी, उस चेन को ही कहा जाता है न्याय की जंजीर, समझ गए ना, चेन ऑफ जस्टिस। क्लियर, जस्टिस चेन भी कहते हैं। तो वो चेन लगवा दी, जिसको न्याय चाहिए होता है वो राजा से वो उस चेन के जरिए, घंटी के जरिए अपनी बात बोल सकता था। क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट दैट वाज यूज्ड बाय जहांगीर। क्लियर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि न्याय की जंजीर के नाम से किसने चेन लगवाई थी, या कौन प्रसिद्ध है, या किससे रिलेटेड है। आंसर सिंपल ही होगा, जहांगीर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिज रूलिंग पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग। चित्रकारिता का स्वर्णकाल किसके समय को, किसके रूलिंग पीरियड को कहा जाता है, समझिए ना। अकबर के रूलिंग टाइम को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर एंड ऑल्सो एजुकेशन। साहित्य और शिक्षा का, क्योंकि अकबर के टाइम पर ही काफी साहित्य जो था, जैसे हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, वेद वगैरह, इन सभी को अकबर के टाइम पर ट्रांसलेट कराया गया था पर्शियन में, फारसी भाषा में। क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अकबर के टाइम का है। लेकिन इनकी अगर बात की जाए ना, हालांकि पेंटिंग का भी डेवलपमेंट हुआ था अकबर के टाइम पर। अकबर के दरबार में 2 पेंटर्स भी थे, मैंने लिखा है नाम, सतावन और बसावन नाम के 2 पेंटर्स भी उनके दरबार में हुआ करते थे। तो वो शुरू हो चुका था पेंटिंग वाला काम, बट जहांगीर ने भी उसे कंटिन्यू रखा, और जहांगीर के टाइम पर इस पेंटिंग वाली जो आर्ट है उसका काफी डेवलपमेंट हुआ। क्लियर, काफी ज्यादा, क्योंकि जहांगीर के बारे में बात की जाए ना, तो जहांगीर खुद भी एक अच्छा पेंटर माना जाता था, ही ऑल्सो ग्रेट पेंटर, है ना। और जहांगीर के बारे में कहा जाता था कि वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता था, किसी की भी पेंटिंग वो बना सकता था। क्लियर। किसी को भी देखकर उसकी एज इट इज पेंटिंग बनाने में माहिर कौन था? जहांगीर। तो ये उसका एक आर्ट थी या कला थी। तो इस हिज रूलिंग पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग, ये बात ध्यान रखना। एंड हिज कोर्ट पेंटर, इनके दरबार में एक पेंटर भी थे जिनका नाम था उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर वाज हिज कोर्ट पेंटर। क्लियर, दरबारी चित्रकार।
अब बाकी अगर बात की जाए तो आप लोगों को बता चुका हूं कि जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी के नाम से। क्लियर? सो हिज ऑटोबायोग्राफी इज नेम एज तुजुक ए जहांगीरी एंड उनकी जो डेथ हुई थी वो 28 अक्टूबर 1627 को हो गई थी। जो कश्मीर वाला, जो आजाद कश्मीर वाला जो रीजन है ना आज के टाइम पर, जो पीओके ने, पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई कर लिया है, उसी कश्मीर के किसी सिटी के अंदर जिसका नाम शायद मगहर या मगहर करके कोई सिटी है, वहां पर हो गई थी लौटते हुए, क्योंकि वो लौट रहे थे वहां से कश्मीर से कहां, लाहौर की ओर। और फिर उनकी बॉडी को दफनाया गया, उनका जो बरियल किया गया वो किया गया कहाँ पे, लाहौर में, है ना। तो लाहौर में ही उनकी समाधि है, बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, रावी नदी के तट पर सहादरा नामक स्थान पर। क्लियर? चलिए, तो ओवरऑल जो डिस्कशन था वो जहांगीर के शासनकाल के ऊपर हो गया है। काफी चीजें डिस्कस की है, सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश की, बस ट्राई हमारा यही रहता है। ओके, सो नाउ वी विल गोइंग टू द नेक्स्ट रूलर ऑफ मुगल पीरियड, दैट वाज शहजादे खुर्रम, हु वाज फेमसली नोन एज शाहजहां। क्लियर? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं शाहजहां के बारे में।